आज सुनिए प्रवासी भारतीय हिंदी लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी बर्फ के आंसू। पुष्पा सक्सेना जी अपने पाठकों और श्रोताओं में बहुत लोकप्रिय हैं। सरल, सुगम, पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ लिखने में वे निपुण हैं। उनकी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी बर्फ के आंसू। लेक एवेन्यू के सामने वाले पेड़ बर्फ से ढके खड़े थे। कुछ देर पहले रात में आने वाले तूफान की चेतावनी दी जा चुकी थी। नीरज को बाहर निकलता देख साथी चौंक उठे। अशोक ने कहा था, पागल हो क्या? आज हैवी स्टॉर्म आने वाला है, बाहर बर्फ में दफन हो जाएगा। शेखर ने व्यंग किया था, अरे भाई, इसे पैसा जान से ज़्यादा प्यारा है, जानते नहीं? नीरज उदास हंसी हंस दिया था। बहुत कुछ नहीं जानते हो मेरे दोस्त, तुम सबको तो फाइनेंशियल एड मिली है ना, मेरी बात नहीं समझोगे। अरे एक दिन काम नहीं करेगा तो कोई कहर तो नहीं टूट पड़ेगा, आज मत जा वरना पछताएगा। अशोक ने समझाना चाहा था। नहीं जाऊंगा तो कल से मेरी जगह कोई और रख लिया जाएगा, सपाट स्वर में नीरज ने जवाब दिया था। अरे तो कौन सा बड़ा जॉब है, कोई और असाइनमेंट मिल ही जाएगा, शेखर ने समझाना चाहा था। इतने पैसे और एक टाइम का मुफ्त खाना मेरे लिए तूफान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीरज दरवाज़ा खोलकर चला गया था। आज पता लगेगा बच्चों को। सेंट्रली हीटेड रूम में आराम से थे, बाहर निकलो तो आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। पहनने को यही घिसा कोट बर्फीले तूफान को भला कैसे झेल पाएगा? अशोक खींच उठा था। अपने यहाँ आने के पागलपन की सजा ही तो भुगत रहा है बेचारा। अब तक शांत बैठे गौरव ने बस इतना ही कहा था। क्या यहाँ आना पागलपन है? यार तुम भी कमाल करते हो, शेखर हंस पड़ा था। बिना आर्थिक सहायता के एक मामूली घर के लड़के का यहाँ आ जाना निरा पागलपन ही तो है। जानते हो ना एक सेमेस्टर का कितना खर्चा आता है? गौरव ने प्रश्न किया था। ये नीरज की कमजोरी है, जरा भी डैशिंग नहीं है, वरना यूएस आकर किसी को छात्रवृत्ति ना मिले ताज्जुब की बात है। अशोक ने अपनी सम्मति दी थी। जानते हो नीरज अपने परिवार का पहला इंजीनियर है। ग्रामीण बैकग्राउंड के कारण तुम उसे भले ही स्मार्ट या डैशिंग ना कहो, पर बुद्धि या प्रतिभा में क्या वो हमसे कम है? गौरव नीरज के प्रति पूर्णतः सहानुभूतिशील था। हाँ हाँ, तभी तो डिश वॉशिंग का काम मिला है जनाब को, अशोक ने सीधा कटाक्ष किया था। और उपाय भी क्या है, घर से किसी तरह टिकट और एक सेमेस्टर की फीस जुटा लाया था। यहाँ रहने के लिए कोई स्थायी साधन भी तो चाहिए ना, गौरव ने स्पष्टीकरण दिया था। तुम तो उसकी ऐसी वकालत कर रहे हो मानो वो तुम्हारा क्लाइंट हो, शेखर चिढ़ उठा था। फिर हमने भी तो उसकी कितनी मदद की है, रहने को इतनी सस्ती जगह दी, अशोक का वाक्य काट गौरव ने कहा था। हाँ, उस सीलन भरे स्टोर में जहाँ इंसान तो क्या कीड़े भी मुश्किल से सांस ले पाते हैं, दिन में भी रात का अंधेरा रहता है, क्या वो किसी इंसान के रहने की जगह है? गौरव का स्वर आवेशपूर्ण था। तो तुम उसे अपने कमरे में क्यों नहीं रख लेते? अशोक ने सीधा प्रश्न उछाला था। अगर उसका स्वाभिमान आड़े ना आता तो मैं प्रस्ताव बहुत पहले रख चुका हूँ, पर मुफ्त में वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। गौरव के उत्तर में दोनों विस्मित रह गए थे। एक माह पहले कॉलेज के एक साथी ने नीरज के विषय में गौरव को बताया था। ऑफिस के बड़े बाबू के पुत्र नीरज ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सपने देखे थे। नीरज को एडमिशन तो मिल गया, पर आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी थी। साथ के कुछ लड़कों ने ही सलाह दी थी, तुम तेज प्रतिभाशाली छात्र रहे हो, अगर पहले सेमेस्टर में छात्रवृत्ति ना भी मिली तो वहां पहुंचने पर दूसरे सेमेस्टर में छात्रवृत्ति जरूर मिल जाएगी। स्वयं नीरज को अपनी योग्यता पर विश्वास था। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने यहाँ आने का निर्णय ले लिया था। पिता ने अपनी विवशता बताई थी। बड़ी बेटी के विवाह का ऋण पहले ही सिर पर सवार था, दूसरी बेटी विवाह योग्य थी, अब तो पुत्र की नौकरी पर ही भरोसा था। एकमात्र पुत्र के हट के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ा था। किसी तरह टिकट का प्रबंध तो पिता ने कर दिया था, पर सेमेस्टर की भारी फीस का हल निकालना कठिन था। रास्ता माँ ने निकाला था। लाडले की इच्छा पूर्ति के लिए जेवरों का मोह त्याग सेमेस्टर की फीस पूरी कर दी गई थी। माता पिता के त्याग ने पुत्र को विचलित तो किया, पर सात समुद्र पार के चमत्कारी देश का आकर्षण प्रबल था। छात्रवृत्ति मिली नहीं कि सब कमी पूरी कर दूंगा, पढ़ाई पूरे होते ही नौकरी भर मिलने की देर है, संसार का हर सुख आपके चरणों में धर दूंगा। चरण छू आते आते वो माता पिता को सांत्वना देता आया था।
छोटी बहन के विवाह की समस्या भी उसकी यूएसए की नौकरी करते ही दूर हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ छाती पर पत्थर रख माता पिता ने विदा किया था। यहाँ आकर ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल पर आने वाले खर्च को सुन नीरज को अपने सारे सपने टूटते नजर आए थे। एक भारतीय छात्र ने सलाह दी थी कि भारतीय लड़कों के साथ रहे तो खर्च कम आएगा। यूएसए आए अधिकांश छात्र या तो छात्रवृत्ति पर आए थे, अन्यथा अमीर बापों के बेटे थे। उन दोनों ही श्रेणियों में नीरज खप नहीं सकता था। गौरव और उसके साथियों ने ये अपार्टमेंट जब लिया था तो सीलन भरे स्टोर को व्यर्थ की जगह कहकर छोड़ दिया गया था। उसी स्टोर में रहने के $20 प्रति माह के प्रस्ताव के साथ जब नीरज आ पहुंचा तो सब स्तब्ध रह गए थे। इस दरबे में रह सकोगे? गौरव ने स्पष्ट प्रश्न किया था। साहस्य, नीरज ने कहा था। रहना होगा ही कितनी देर का, सिर छिपाने को जगह भर चाहिए। गौरव ने कम पैसे लेने की बात कहनी चाहिए थी, पर शेखर और अशोक नाराज हो गए थे। अरे $20 होते क्या हैं? मुफ्त में रहेगा यहाँ। फिर जब वो खुद ऑफर दे रहा है तो हम क्यों पैसे कम करें? जगह मिल जाने पर नीरज का मुख कृतज्ञता से चमक उठा था। सुबह सब अपना ब्रेकफास्ट ले कॉलेज निकल जाते। एक चाय का डिब्बा और एक पाउडर मिल्क का टिन नीरज भारत से लाया था। सुबह एक कप चाय लेकर जब कॉलेज जाने लगा तो गौरव ने कहा था, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट शेयर कर सकते हो। नहीं थैंक्स, सुबह मेरी खाने की आदत नहीं है, वहीं कॉलेज कैंटीन में कुछ ले लूँगा। उसके जाने पर अशोक ने पीछे से कहा था, ऐसे ऐसे नमूने अमेरिका आ जाते हैं। अरे इससे तो वहीं इंडिया में कहीं लग जाना था। शादी में 1 आध लाख मांग लेता, जिंदगी बन जाती। यहाँ बेकार झक मारने आया है। अरे तुम नहीं जानते, टिपिकल मक्खी चूस इंडियन है। बाप की तिजोरी भरी होगी। ये उन लोगों में से है, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। शेखर ने भी अशोक की बात का समर्थन किया था। पूरे दिन कॉलेज के बाद सब थक कर चूर हो जाते थे। शेखर तो आते ही पलंग पर पसर जाता था। उस समय नीरज पैदल न जाने कहाँ जाता था। पूछने पर हमेशा यही कहकर टाल देता, शाम को देर तक घूमने की मेरी आदत है, गांव का लड़का ठहरा ना। अजीब उदास सी हंसी हंस देता था नीरज। और उसकी संध्या को घूमने की आदत का रहस्य खोला था अशोक ने। हंसते हंसते पूछा था, गाइस अपने नीरज द ग्रेट शाम को कहाँ घूमने जाते हैं? शेखर ने अटकल लगाई थी। लगता है किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं जनाब। वो मुंह की खाएंगे कि छट्टी याद आ जाएगी। जानते नहीं लड़कियों से दोस्ती करना कितना महंगा शौक है। कमाल करता है तू भी यार। अरे इस बुद्धू के आगे कौन लड़की घास डालेगी? अरे भाई वो रोज़ होटल ट्रॉय जाता है, समझे क्या? विस्मय से शेखर के नयन फैल गए थे। वहाँ तो खाना बहुत महंगा है, कैसे अफोर्ड करता है? गौरव ने भी पुस्तक से दृष्टि उठाकर अशोक की ओर ताका था। हाँ भाई, जनाब वहाँ काम करते हैं। हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है उसका। अगर एक दिन ना जाए तो होटल बंद हो जाएगा। पहली बुझाने में अशोक को मज़ा आ रहा था। कुड यू गेस गौरव? आपके धीर गंभीर नीरज, केमिकल इंजीनियर फ्रॉम इंडिया, वहाँ क्या काम करते हैं? कोई भी काम करना है अपमानजनक तो है नहीं अशोक। उसे हमारी तरह कोई सुविधा सहायता भी तो प्राप्त नहीं है। कुछ भी करे अपना खर्च स्वयं निकाल रहा है। हमारे तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैलाता। गौरव को अशोक का यूं हंसी उड़ाना खल रहा था। अरे अगर उसे डिश वॉशिंग ही करनी थी तो भारत ही क्या बुरा था। वहाँ कम से कम इंजीनियर तो रहता, यहाँ तो दूसरों के झूठे। उसी समय नीरज के प्रवेश ने अशोक को अपनी बात अधूरी छोड़ने को विवश कर दिया था। उस दिन के बाद से गौरव नीरज के प्रति और भी अधिक सदैव और सहानुभूतिपूर्ण हो उठा था। रात देर गए जब सब सोते थे, नीरज पुस्तकों में सिर झुकाए अपना भविष्य संजोता था। घर से आने वाले पत्रों की नीरज को बहुत प्रतीक्षा रहती थी। पत्रों को भी वो बहुत सहेज कर रखता था। एक दिन अशोक ने कहा भी था, यार सच बता, ये चिट्ठियाँ तेरे घर से आती हैं या कोई गर्लफ्रेंड है? चिट्ठियों को यूँ छुपाता क्यों है? नीरज बस मुस्कुरा भर दिया था, पर सचमुच घर से आई चिट्ठियाँ वो सबकी दृष्टि से मानो बचाए रखना चाहता था। उस दिन शेखर कॉलेज से जल्दी आ गया था। लेटर बॉक्स में बस नीरज के लिए एक पत्र था। पत्रों के प्रति नीरज की उत्सुक प्रतीक्षा ने शेखर को वो पत्र पढ़ने को बाध्य कर दिया था। पत्र नीरज के पिता का था। पुत्र को अच्छी फर्म में नौकरी पाने के लिए बधाई के साथ ही घर की समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा था। माँ को डॉक्टर ने कैंसर का संदेह बताया था। छोटी बहन माँ की बीमारी के कारण कॉलेज नहीं जा सकती। पिता के रिटायरमेंट को 8 माह शेष थे।
नौकर रख पाने की सुविधा के अभाव में छोटी बहन पर ही घर का सारा दायित्व आ पड़ा है। भगवान से प्रार्थना है नीरज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे ताकि घर की समस्याएं हल हो सकें। नीरज की फर्म के स्वामी को पिता ने आशीष भेजी थी। साथ ही नीरज को लिखा था यदि संभव हो तो कुछ पैसे एडवांस लेकर भेज दे, माँ की स्थिति चिंताजनक है। पुत्र के लिए आशीर्वाद के साथ पिता के हस्ताक्षर थे। पत्र को ज्यों का त्यों लेटर बॉक्स में डाल शेखर ने हंसते हुए रहस्योद्घाटन किया था। तो दोस्तों, हमारे नीरज जी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में मैनेजर हैं। सूचना बकौल नीरज। अरे भाई, झूठ की भी हद होती है, ये तो अपने ही बाप को बना रहा है। तुमने उसका पत्र क्यों खोला शेखर? यही तुम्हारी सभ्यता है। गंभीर स्वर में गौरव ने प्रतिवाद किया था। प्रतिवाद की शेखर को आशा नहीं थी। सोचा था नीरज के झूठ पर आज के मनोरंजन का मसाला मिल जाएगा। बौखला कर सफाई दी थी। पत्र तो पहले ही खुला, मेरी निगाह पड़ गई। दूसरों की व्यवस्था की हंसी उड़ाना कितना आसान है, काश तुम उसकी स्थिति समझ पाते। गौरव ने शांत स्वर में कहा था। जो भी हो, जो अपने माँ बाप से इतना झूठ बोल सकता है उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ हमें उसके पिता को सच्ची बात लिख कर भेज देनी चाहिए। कभी अचानक उन्हें सच्चाई पता लगेगी तो कितना बड़ा शौक लगेगा उन्हें। अशोक ने कंसर्न शो किया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? वॉट आई से, आई मीन इट। हमेशा शांत रहने वाले गौरव को उत्तेजित देखकर दोनों डर से गए थे। एक क्षण बाद गौरव ने फिर सधे संयत स्वर में कहा था, किसी झूठ से अगर किसी का लाभ हो तो उसे मैं झूठ नहीं मानता। किसी के सपनों की निर्ममता पूर्वक हत्या का हमें क्या अधिकार है? नीरज के स्वाभिमान को तोड़ तुम्हें क्या मिलेगा? शेखर और अशोक ने उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ाई थी। नीरज के प्रति उनके हृदय में जो हीन भावना थी वो गौरव के सामने कभी प्रकट न होने दी। पिछले एक सप्ताह से शीतलहरी आई हुई थी। रात में भयंकर तूफान की चेतावनी के बावजूद नीरज चला गया था। चाह कर भी गौरव उसे रोकने की जिद नहीं कर सका। नीरज के लिए अब इस कार्य का दुगना महत्व था। ये बात उसने गौरव के सामने स्पष्ट रूप में स्वीकार की थी। माँ का कैंसर से गलता शरीर, पिता की विवशता, बहन का कच्ची उम्र में पूरे घर का बोझ उठाना, सबके लिए वो अपने आप को दोषी ठहराता था। अपने यहाँ आने के अपराध के प्रायश्चित स्वरूप वो कुछ भी करने को तत्पर था। किसी तरह उसे रुपए कमाकर घर भेजने ही थे। घर वापस लौटने से उसका स्वाभिमान आहत होता था। किस मुंह से वापस जाए, क्या कहेगा वो उनसे? बाहर बादल की गरज और हवा की तूफानी साएं साएं बढ़ती जा रही थी। बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। कैसे इस तूफान में नीरज पैदल आ सकेगा? गौरव उद्विग्न था। अशोक और शेखर भी अब चिंतित नजर आ रहे थे। अच्छा हो आज नीरज होटल में ही रुक जाए। इस बर्फीले तूफान में इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा? शेखर ने कमरे का मौन तोड़ा था। कितना मना किया था कि आज काम पर मत जाओ, पर उसे तो बस रुपया कमाने की धुन सवार है। इडियट कहेगा। अशोक भी परेशानी में झुंझला रहा था। और उपाय भी क्या है उसके पास? उसकी स्थिति हमसे छिपी तो है नहीं। उसका स्वाभिमान हमारी सहायता भी तो स्वीकार नहीं करता। गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, वरना ले आते उसे। भगवान ही रक्षा करें। गौरव मानो अपनी व्यग्रता छिपा रहा था। नीरज की प्रतीक्षा करते करते तीनों न जाने कब सो गए थे। तूफान शांत होता जा रहा था। रात के सन्नाटे को तोड़ती टेलीफोन की घंटी बजी थी। शेखर नींद से जागता बड़बड़ाया था, लो आ गई मुसीबत। भला वापस आने का ये वक्त है? टेलीफोन की घंटी फिर बजी थी। रिसीवर उठा। शेखर ने हेलो कहा था। हेलो के प्रत्युत्तर में एक अजनबी नारी स्वर ने पूछा था, इज इट 27 लेक एवेन्यू? शेखर के यस पर उसी आवाज़ ने गौरव को बुलाया था। आपके एक फ्रेंड कार से हिट हो गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जल्दी से क्वीन मेरी हॉस्पिटल में आ जाइए। जी हाँ, वो इमरजेंसी वार्ड में है। ओह गॉड, कह गौरव ने रिसीवर रख दिया था। कुछ देर में ओवरकोट मफलर से शरीर ढक तीनों टैक्सी में क्वीन मेरी हॉस्पिटल की ओर चल दिए थे। डॉक्टर ने सूचना दी थी, ही इज़ इन कोमा। बहुत ब्रेव लड़का है। बुरी तरह हिट होने पर भी सेंसेस में था। होश रहते गौरव को याद किया था। कार का स्वामी कोई अमेरिकन वृद्ध था। तीनों लड़कों के साथ नीरज के लिए प्रार्थना कर रहा था। पुअर चाइल्ड, इतने तूफान में विजिबिलिटी तो शून्य थी। डोंट वॉक, पर सड़क पार कर रहा था। मैं तो उसे देख नहीं पाया। गॉड सेव हिम। तीनों मित्र स्तब्ध ताक रहे थे।
नर्स ने आकर उन्हें दुखद सूचना दी थी। उनका मित्र उन्हें छोड़ गया है। वो एक्सट्रीमली सॉरी थी। नीरज की जेब से मिला पत्र गौरव को थमा नर्स चली गई थी। डॉक्टर ने भी सहानुभूति प्रकट की थी। एक्चुअली स्पीकिंग, तुम्हारे फ्रेंड में स्टेमिना था ही नहीं, वरना यंग लड़के इतनी चोट झेल जाते हैं। आई थिंक ही वॉज अंडर नरिश्ड। पत्र नीरज ने अपने पिता को लिखा था। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है पिताजी। माँ के इलाज के लिए शीघ्र ही व्यवस्था कर रहा हूँ। आप व्यर्थ चिंता ना करें। अलका पर घर का बोझ बहुत पड़ गया है, उसे मेरा प्यार दीजिएगा। वेतन मिलते ही पैसे भेजूंगा। फिलहाल अभी $200 भेज रहा हूँ। माँ को अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। आपके आशीर्वाद से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। माँ को चरण स्पर्श। नीरज। अशोक फपक उठा था। चलते समय मैंने ही कहा था वो बर्फ़ में दफन हो जाएगा। मैं क्या जानता था मेरी बात सच हो जाएगी। गौरव ने अपना सांत्वनापूर्ण हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। शेखर के नयन अश्रुपूर्ण थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। जिसने उन पर अपना कोई दायित्व कभी नहीं डाला, जिसके स्वाभिमान ने भूखे रहकर भी उनके सामने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया, आज वो अपना संपूर्ण दायित्व उन पर कैसे छोड़ गया। डॉक्टर ने $200 गौरव को दिए थे। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें देने को कहा था। कितने गलत थे वे। अपने अंतिम संस्कार का खर्च भी नीरज स्वयं दे गया था। भला वो स्वाभिमानी जाते जाते ऐसी गलती कर सकता था। गौरव, मैं अपनी बचत के सारे पैसे तुम्हें देता हूँ। तुम नीरज के पिता को भेज दो। शेखर की भावुकता फूट पड़ी थी। हाँ गौरव, हम सब मिलकर उसकी बॉडी इंडिया भेज दें और बाकी अपने सारे पैसे उसके घर भेज देंगे। पुअर फेलो। अब उसके घर वाले क्या करेंगे गौरव। अशोक का गला रुंध गया था। शायद यही ठीक होगा। उसके पिता को यहाँ बुलाकर उनका भ्रम तोड़ना गलत होगा। कम से कम उन्हें यही संतोष रहेगा कि बेटा बहुत बड़ी नौकरी कर रहा था, सुखी संतुष्ट था। आज पहली बार गौरव उनके विचारों से सहमत था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी थी। गलती नीरज की ही थी, ये स्पष्ट था। इंस्पेक्टर ने भी यही कहा था। पहले तो हमने सोचा वो कोई ड्रंकर्ड होगा, पर डॉक्टर ने बताया वो नॉन अल्कोहलिक था। इतने तूफान में वो क्यों निकला? कहीं कोई लव अफेयर तो नहीं था? शांत गौरव ने जवाब दिया था। वो काम पर जाने के लिए विवश था। हम उसे नहीं रोक सके इंस्पेक्टर, दैट्स ऑल। कार का स्वामी बार बार अपने को कर्ज कर रहा था। क्यों आज गाड़ी बाहर निकाली? विश्वास कीजिए गलती मेरी नहीं थी। स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाते लगाते एक्सीडेंट हो गया। मैं तो ग्रीन लाइट पर ही जा रहा था। हम जानते हैं गलती आपकी नहीं थी, ये उसका दुर्भाग्य था। आप दुखी ना हो। जेब से चेकबुक निकाल कर $5000 का चेक वृद्ध कार स्वामी ने पूछा था। ये मेरी ओर से युवक के लिए है, किस नाम का चेक काटना होगा? गौरव ने कहा था। हम सब व्यवस्था कर लेंगे, आप चिंता ना करें, हम उसके मित्र हैं। कृपया इसे अस्वीकार कर मेरी आत्मा का अपराध बोध और न बढ़ाइए। मेरी विनती है, ये स्वीकार कर लीजिए। वृद्ध अत्यधिक दयनीय हो उठे थे। अगर आपको इससे शांति मिलेगी तो हम ये चेक उसके पिता के पास भेज देंगे। गौरव ने कांपते हाथों से चेक थाम लिया था। आज सुबह नीरज के नश्वर शरीर के साथ उसके पिता को सहानुभूति का पत्र भेजते तीनों रो पड़े थे। पत्र में जोड़ दिया गया था, नीरज के कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी शोक संतप्त परिवार के दुख में भागीदार हैं। नीरज जैसे कुशल अधिकारी के न रहने से कार्यालय की क्षतिपूर्ति कठिन है। साथ में नीरज की नौकरी का शेष वेतन चेक रूप में भेजा जा रहा है। गॉड ब्लेस हिज सोल। तीनों के बैंक अकाउंट में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अपार्टमेंट में सन्नाटा गहराता जा रहा था। उस सीलन भरे स्टोर की ओर ताकने का भी साहस खो वे सामने मेपल पे झड़ते बर्फ के आंसुओं पर दृष्टि निबद्ध किए स्तब्ध बैठे थे। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद मर्म स्पर्शी कहानी, बर्फ के आंसू। आशा है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल्स के कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।